जब कभी भी हम इनकम टैक्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी टर्म है जो कि मुझे समझ ही नहीं आती, ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम अपने टैक्सेस को कम कर पाएं, और आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं। कितनी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि ये सारी टर्म्स होती क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। उस चक्कर में हम किसी एक्सपर्ट के पास में जाते हैं और उनके ऊपर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि आप हम लोगों की आईटीआर फाइलिंग कीजिए। लेकिन इनकम टैक्स समझना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ ही टर्म्स हैं जो कि अगर आपको एक बार समझ आ गई तो हर एक टैक्स फाइलिंग के टाइम में आपको अवेयरनेस रहेगी कि आप किस हिसाब से इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। इनफैक्ट आप अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग खुद कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि इनकम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और कम से कम टैक्सेस पे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इनकम टैक्स में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि टीडीएस क्या होता है, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, प्रूफ ऑफ सबमिशंस क्या होता है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत तरीके की क्वेरीज होती है जो कि हर एक टैक्स पेयर्स की होती है, और मेरे पास ऐसी क्वेरीज बहुत सारी आती है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में उसको कवर करने का कोशिश करते हैं। कितनी बार मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि लोगों को ये बेसिक डिटेल नहीं पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक ईयर में किसी क्लास में जाते हैं और उसके एग्जाम्स कब देते हैं, नेक्स्ट ईयर में देते हैं। तो इनकम टैक्स के केस में भी यही होता है। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि आप अपने टैक्सेस को सेव कर पाए, और नेक्स्ट ईयर में उसका असेसमेंट होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की, किस तरीके से टैक्स डिडक्शंस क्लेम किए, आपका कितना टैक्स बनता है जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये पूरा असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर जो है 2023 से 24 है, जिसमें आप सारी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और उसका असेसमेंट कब होगा, उसके नेक्स्ट ईयर में, जिसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के केस में होगा 2024 से 25। तो असेसमेंट ईयर ऑलवेज प्रीसीड्स द फाइनेंशियल ईयर। आई होप आपको समझ गया होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। जब भी कंफ्यूज हो, एग्जाम वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अपने सैलरी स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कौन से कॉम्पोनेंट्स टैक्सेबल होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स के थ्रू हम अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्विकली स्क्रीन पर देखते हैं। हमारे सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेसिक का कंपोनेंट होता है जो कि फुली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंस कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है, वो भी फुली टैक्सेबल होता है। बहुत सारी कंपनीज एचआरए देती हैं और उस पे भी आप एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कुछ कंपनीज लीव ट्रैवल अलाउंस का कंपोनेंट देती है जिस पे भी आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। फिर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट रीइंबर्समेंट। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए जो फीस पे करते हैं उस पे भी आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको सुडेक्सो मिलता है अपनी कंपनी से तो उस पे भी आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबके लिए एप्लीकेबल है 50,000 रुपीज का, और इनफैक्ट जो प्रोफेशनल टैक्स भी भरते हैं उस पे भी आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं। तो सैलरी में से जब एग्जेम्पशंस माइनस करते हैं तो बनती है टैक्सेबल सैलरी इनकम, और उसमें से डिडक्शंस जब माइनस करते हैं तो बनते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। तो इस तरीके से आपका सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। उसमें मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स फुली टैक्सेबल होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स पे आप टैक्सेस बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एचआरए एग्जेम्पशन के बारे में। लोग ये समझ नहीं पाते कि वो जो रेंट पे कर रहे हैं उस पे एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट है और आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के बेसिक 3 कंडीशंस होते हैं, जिसपे से जो भी लिस्ट होगा ना उसके हिसाब से आपका पूरे साल का एचआरए कैलकुलेट होता है। तो वो कंडीशंस क्या होती है? पहला कंडीशन होता है आपको एक्चुअल में एचआरए कितना मिला है। सेकंड है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए जो कि मेट्रो सिटीज में रहते हैं। 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए जो कि नॉन मेट्रो में रहते हैं। फिर थर्ड कंडीशन आता है एक्चुअल रेंट पे माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। चलिए मानते हैं कि आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर नॉन मेट्रो की कैटेगरी में आता है।
आपकी मंथली सैलरी है 62,500 रुपीज, बेसिक आपको मिलता है 20,000 रुपीज का और डीए मिलता है 5,000 रुपीज का, एचआरए है 5,000 रुपीज का और रेंट पे करते हैं आप 10,000 रुपीज पर मंथ। तो तीनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मिनिमम कौन सा होता है। 40% ऑफ बेसिक डीए हो जाता है आपके केस में 10,000 रुपीज, एचआरए रिसीव कितना है 5,000 रुपीज और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए हो जाता है 7,500 रुपीज। तीनों में से मिनिमम कौन सा है 5,000 रुपए। पूरे साल में आप 60,000 रुपीज के अमाउंट पर एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 80। सेक्शन 80 के अंदर में बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे फेवरेट है 80C का, क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख तक के अमाउंट को आप अपनी टैक्सेबल इनकम से पूरा हटा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 6.5 लाख रुपए है तो 1.5 लाख रुपए अगर आप 80C में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 5 लाख, और 5 लाख पे तो सरकार पूरा रिबेट दे देती है, आपको कोई टैक्सेस पे ही नहीं करने पड़ेंगे। तो 80C के अंदर में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं, नेशनल पेंशन स्कीम है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आप टैक्सेस सेव कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, फिक्स डिपॉजिट है। अगर आपका एम्प्लॉयर पीएफ काटता है तो उस पे भी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है और उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 80CCD 1B एंड 2। देखिए, अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत ही एक्सीलेंट स्कीम है। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा मिलता है टैक्स बेनिफिट में, आपको एडिशनल 50,000 रुपीज के टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो अगर ये 50,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस पर सीधे सीधे आप 30% मतलब 15,000 रुपए सेव कर पाएंगे। आप उसको कहीं पर री इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी और एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर लीजिए और लॉन्ग टर्म में एनपीएस से आपको बहुत अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस भी क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा 80CCD 2, अगर आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो उस केस में भी आप उस अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितने तक की लिमिट होती है? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है। अब आते हैं 80D के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लिया है या अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लिया है तो वहां पर भी एक लिमिट होती है कितने अमाउंट तक पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने तक के आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं बाय बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर लिमिट होती है 1 लाख रुपए की। इसके अलावा अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी कराते हैं तो वहां पर भी पर इंडिविजुअल 5,000 रुपीज तक के अमाउंट पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं 80E के बारे में। अगर आपने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो पूरा का पूरा आपकी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस हो जाएगा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है और कंटिन्यूसली 8 इयर्स तक आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप उतने लंबे टाइम तक लोन पे कर रहे हैं। 80TTA की बात कर ले, अगर आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है तो वहां पर भी एक लिमिट होती है, अप टू 10,000 रुपीज तक के अमाउंट पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80G की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी करते हैं, डोनेशंस करते हैं, तो उस केस में भी आप वहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80DD डिसेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका कोई डिपेंडेंट है जो कि डिसेबल है और उसके इलाज के लिए आप खर्चा कर रहे हैं तो वहां पर भी आप इस सेक्शन के अंडर में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80U डिसेबिलिटी फॉर सेल्फ होता है। इन केस अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में भी आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24 की बात कर ले तो अगर आपने घर खरीदा हुआ है, लोन पे खरीदा है, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट पर भी आप अप टू 2 लाख तक के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। हमने बात कर ली कि कहाँ पर हम टैक्सेस सेव कर लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिक्लेरेशन क्या होता है? हर एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछती है कि आप टैक्स सेविंग के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। उस समय में तो हम लगता है कि हम यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, इस सेक्शन में भी हम बेनिफिट उठा लेंगे, उस सेक्शन का भी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, और कितनी बार तो हम एक्सेस डिक्लेरेशन भी कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है उतने ही अमाउंट का डिक्लेरेशन करें जितना आप सेव करने वाले हैं।
और ताकि जब ईयर एंड आए आपकी कंपनी आपसे पूछे कि आपने डिक्लेरेशन तो कर दिए, टैक्सेस भी कम हो गए आपके, अब प्रूफ सबमिट कीजिए। अगर आपके पास प्रूफ उस समय में नहीं होंगे तो आपको वो टैक्स वापस भरना पड़ेगा, जिस वजह से कितनी बार जो रिमेनिंग मंथ्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, उस समय में लोगों की सैलरी बहुत कम आती है क्योंकि उन्होंने एक्सेस में डिक्लेरेशन कर दिया होता है, जिस वजह से जो भी पेंडिंग टैक्सेस होते हैं जो कि उनकी रिमेनिंग मंथ्स की सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो नॉर्मली डिक्लेरेशन जो कंपनीज मांगती है वो स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में मांगती है, जो कि अप्रैल मई होता है, और आपसे प्रूफ सबमिट के लिए कहा जाता है दिसंबर, जनवरी, कुछ कंपनीज फरवरी में मांगती है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज अप टू मार्च तक का भी आपको टाइम देती है प्रूफ्स को सबमिट करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि हम टैक्सेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। उससे पहले तो हमें अपने टैक्स स्लैब्स को समझना पड़ेगा और 2 रेजीमेस जो अवेलेबल है वो समझना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रेजीमे का भी चार्ट आप सामने देख सकते हैं। हर एक ब्रैकेट टैक्स स्लैब के हिसाब से उसका टैक्स रेट है, जिस हिसाब से आप टैक्सेस पे करते हैं। न्यू टैक्स रेजीमे की बात करें तो यहाँ पे 6 टैक्स स्लैब हैं और रेट्स को ऑलरेडी कम कर दिया गया है ताकि आप जो इन्वेस्टमेंट्स करें वो अपनी गोल सेविंग के लिए करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन नहीं मिलते हैं। अब किस तरीके से हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो हम क्विकली देख लेते हैं। लेट्स से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ईयरली 18 लाख रुपीस है और आप मल्टीपल टाइप के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तो इस तरीके से करने के बाद आपकी फाइनल टैक्सेबल इनकम बनती है 6,40,000 रुपीज। अब उस पर क्विकली हम चेक करते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब में कितने टैक्सेस बनेंगे। अप टू 2,50,000 पे तो कोई टैक्सेस नहीं है। 2 से 5 के बीच में 5% के हिसाब से आप टैक्सेस पे करते हैं तो वो हो जाता है 12,500 रुपीज। 5 से 10 के बीच में जितना भी अमाउंट है उस पर आपको 20% टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जो हो जाता है 28,000 रुपीज। तो टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 40,500 रुपीज की, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरे वीडियो से आई होप आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आपकी सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स फुली टैक्सेबल होते हैं और कौन से एक्सपेंसेस पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट्स करके अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि किस तरीके से आप टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से टैक्स रेजीमेस अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।